Hi guys, we're going to start with chapter 7 pricing decision. क्विक मैनर में इसको कंप्लीट करते हैं. सो प्राइसिंग डिसीजन सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. अगर हम लोग बात करते हैं फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं तो सो प्राइसिंग डिसीजन क्या होता है? ऐसा डिसीजन जहाँ पर हम लोग अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विस की प्राइस सेट कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन हो जाता है आपके सर्वाइवल के लिए, क्योंकि आप डिसाइड करते हो कि आप कौन सी प्राइस रखोगे. उसके बेसिस पर आपका सेल्स डिटरमाइन होता है कि कितना डिमांड जनरेट होगा, उसके हिसाब से आप अपना कॉस्ट रिकवर कर पाओगे. और उसके अलावा आपके पास में एक इंटेंशन रहेगा टू क्रिएट द प्रोडक्ट और टू प्रोवाइड द सर्विस, ताकि आप लोगों को वो प्रॉफिट मिल रहा हो जिसके लिए आप लोग काम कर रहे हो. ये कोई से भी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्राइस सेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो सेटिंग अ प्राइस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन फॉर अ फर्म. कुछ सिनेरियोज में हम लोग देखते हैं कि फर्म को सेट करने का मौका नहीं मिलता है, वो लोग एक्सेप्ट कर रहे होते हैं. हम लोग ऐसे सिचुएशंस को आगे देखेंगे अलग अलग तरह के मार्केट सिनेरियोज के अंदर. शुरुआत में जब हम लोग बात करते हैं प्राइसिंग डिसीजन की, तो यहाँ पर हम लोग किस तरह से प्राइस सेट कर सकते हैं. जो बहुत सिंपल तरीके होते हैं वो ये है कि अपना कॉस्ट ले लिया और कॉस्ट में अपन ने अपना एक प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया और प्राइस डिसाइड कर लिया. अनदर वे कुड बी मार्केट प्राइस अपन ने एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि मार्केट प्राइस ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, हम लोग एंटर किया मार्केट के अंदर और उसके बाद में फिर हम लोगों ने उस प्राइस को एक्सेप्ट कर लिया, उसी प्राइस पर हम लोग सेल करने वाले हैं. सो मार्केट प्राइस इज अनदर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. वो मार्केट प्राइस क्या हो गया कि डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस ने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कि आप इस प्राइस पर सेल करोगे तो इतना डिमांड रहेगा और इतना सप्लाई रहेगा. थोड़ा सा कम किया तो डिमांड बढ़ जाएगा, बट उतना सप्लाई हम लोग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास वो ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा टू प्रोवाइड द प्रोडक्ट और सर्विस. और बढ़ा दिया तो डिमांड कम हो जाएगा, राइट. सो वो होता है मार्केट प्राइस. और इस तरह से हम लोग मार्केट प्राइस को सिलेक्ट करते हैं. बट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्राइसिंग डिसीजन लेने के पहले एक प्राइसिंग पॉलिसी बनानी चाहिए. वो प्राइसिंग पॉलिसी बहुत ही मेजरली डिपेंड करती है उसके ऑब्जेक्टिव के ऊपर. सो ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? जैसे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, या फिर सेल्स मैक्सिमाइजेशन, या फिर आउटपुट मैक्सिमाइजेशन. सो ये तीन तरह के इनके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं. उसके बेसिस पर ये लोग बनाते हैं प्राइसिंग पॉलिसी और उसके बेस पर डिसाइड करते हैं अपना प्राइस जो रखना है उनको. सो इस तरह से प्राइसिंग डिसीजन का एक बेसिक फंडा अपने को समझ में आता है. इस चैप्टर के अंदर हम लोग कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स देखने वाले हैं और शुरुआत में एक प्रैक्टिकल टॉपिक देखने वाले हैं. सो वो प्रैक्टिकल टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन आने का चांस रहता है. और थ्योरेटिकल टॉपिक्स जो हम लोग देखने वाले इस चैप्टर के अंदर, वो तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आपको इस चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा याद करना पड़ेगा. अंडरस्टैंडिंग तो ठीक है अपन ने ले ली, उसके बाद याद करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा. ओके, थ्योरी ऑफ प्राइस. सबसे पहला जो अपना प्रैक्टिकल टॉपिक आ रहा है वो है थ्योरी ऑफ प्राइस. थ्योरी ऑफ प्राइस में ये माना जाता है, यानी कि अजम्पशन ले लिया जाता है कि यहाँ पर किसी भी फर्म का ऑब्जेक्टिव रहेगा टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. ओके, तो यहाँ पर ऑप्टिमम प्राइस करके एक अपने को टर्मिनोलॉजी दिखती है. वो ऑप्टिमम प्राइस क्या होता है? ऑप्टिमम प्राइस इज अ प्राइस जहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट्स डिराइव कर सकता है कोई भी फर्म. सो उस टर्म को नाम दिया गया है ऑप्टिमम प्राइस. और यहाँ पर क्योंकि अजम्पशन ले लिया गया है कि मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ड्रिवन बातें ही करेंगे. ओके, और क्या अजम्पशन लिया जाता है इस टॉपिक के अंदर? वो है कि सबसे पहले फर्म अपने पोजीशन ऑफ डिमांड और कॉस्ट फंक्शन को पहले से कंसिडरेशन में ले लेता है, यानी कि उसका डिमांड कितना रहेगा कितनी प्राइस चेंज होने पर, और उसका कॉस्ट किस तरह से वर्क कर रहा है. इट इज बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑल्सो, इट इज बेस्ड ऑन अदर फैक्टर्स एज वेल. तो उसको वो ऑलरेडी कंसिडर करता है. ऐसा अजम्पशन ले लिया गया है कि उसने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है. तीसरा अजम्पशन यहाँ पे ये लिया गया है कि फर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपको बनते हुए नहीं दिखेंगे. सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है फर्म से, और ये अजम्पशन ले लिया गया. सो यहाँ पर तीन अजम्पशन लिए, आपको आई होप याद हो गया होगा. पहला इज मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स, सेकंड इज कंसिडरिंग द पोजीशन ऑफ डिमांड एंड कॉस्ट फंक्शन, एंड थर्ड इज कि फर्म सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना रहा है. ओके, अब अगर मैं बात करता हूँ मेरा टोटल रेवेन्यू कितना रहेगा, तो उसके लिए अपने को एक फंक्शन दिया हुआ है. बट ऐसे अगर अपन लेमैन टर्म्स बात करेंगे तो टोटल रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू होता है क्वांटिटी ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय जिस प्राइस पर अपन ने उसको बेचा है. सो उसी को इन्होंने यहाँ पर एक इक्वेशन के फॉर्म में बताया हुआ है. टीआर यानी कि टोटल रेवेन्यू. क्वांटिटी की बात करी तो उसको नाम दे दिया एम और प्राइस को नाम दे दिया एक्स. सो टीआर इज इक्वल्स टू एम इनटू एक्स. ओके, इस तरह से इन्होंने एक स्ट्रेट लाइन बना दी जो कि टोटल रेवेन्यू की लाइन बोली गई है. उसके बाद में अपने को बताया हुआ है कि ज्यादातर मार्केट सिचुएशंस के अंदर जब अपन एडिशनल यूनिट को सेल करते हैं तो आपका टोटल रेवेन्यू जो होता है वो बढ़ता जाता है, पर हर एडिशनल यूनिट को आप कम प्राइस पर सेल करोगे, राइट. ये बात अपने को देखने को मिलती है इस एग्जाम्पल के अंदर, जहां पर 20 यूनिट्स को अगर अपन सेल करते हैं तो अपन 4 रुपये पर यूनिट पर सेल करने के लिए रेडी है.
बट अगर अपने को कोई बोलता है कि नहीं यार हमें 25 खरीदना है, जैसे इस एग्जांपल में 21 खरीदना है, तो अपन ने 4 से गिराकर 3.9 कर दिया, 22 खरीदना है तो 3.8 कर दिया। सो इस तरह से अपने को एग्जांपल में देखने को मिल जाता है कि कैसे आपका हर एडिशनल यूनिट ये बता रहा है कि आपका प्राइस जो है पर यूनिट कम होता जाएगा। ओके, बट फिर भी इसके बाद टोटल रेवेन्यू आपका बढ़ता हुआ दिखेगा। सो दिस इज द टेबल विच गिव्स यू योर टोटल सेल्स रेवेन्यू एंड एडिशन टू टोटल रेवेन्यू। दो कॉलम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आपको प्राइस दिया हुआ है, क्वांटिटी दिया हुआ है, टोटल सेल्स रेवेन्यू आप देख रहे हो बढ़ता हुआ दिख रहा है, बट आपको दिख रहा होगा कि टोटल सेल्स रेवेन्यू में हर यूनिट का जो इंक्रीज हो रहा है वो कम हो रहा है। यानी कि अगर अपन देखें 20 से 21 हुआ तो इंक्रीज हुआ है 1.9 का, बट 21 से 22 पे गए तो 1.7 का ही इंक्रीज हुआ है, राइट। सो ये इंक्रीमेंट अपने को देखने को मिलता है। क्या इसका भी कोई टर्म है? हाँ। सो ये जो इंक्रीमेंट होता है टू द टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग वन एडिशनल यूनिट, इसको कहा जाता है मार्जिनल रेवेन्यू। ओके, ये टर्म अपने को यहाँ पर देखने को मिलता है। ये डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है कि अपने टोटल रेवेन्यू में क्या इंक्रीज आया फ्रॉम द सेल ऑफ वन एडिशनल यूनिट। सिमिलरली मार्जिनल कॉस्ट का कंसेप्ट क्या हो जाएगा कि हर एडिशनल यूनिट को बनाने की वजह से अपने टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में कितना इंक्रीमेंट आया वो हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट। ओके, सो ये मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट का जो टर्म है ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अपने को यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ के अंदर अपने को बताया कि टोटल रेवेन्यू अगर इस फंक्शन से चलता है, जो कि अपन ने ऊपर टेबल में देखा, तो कुछ इस तरह से इसका एक अपने को कर्व देखने को मिलेगा, राइट। स्ट्रेट लाइन नहीं देखने को मिलेगी, जो कि अपने को शुरू में बताई थी TR = M/X। बट उसमें जब अपन ने आगे बढ़ के देखा कि हर एडिशनल यूनिट पर इंक्रीमेंट कम होता जा रहा है, तो अपने को पता चला कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, ये बनेगा एक स्लोप। ओके, टोटल कॉस्ट आपको देखने को मिलता है साथ में। उसके अलावा आपको यहाँ से मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू देखने को भी मिलता है। तो इन्होंने ये दोनों लाइन्स भी यहाँ पर ले ली है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जहां पर इनका पॉइंट Q है, पॉइंट Q के ऊपर आप देखोगे तो टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू, दिस इज टोटल कॉस्ट, दिस इज टोटल रेवेन्यू यहाँ पर, एंड दिस वन इज टोटल कॉस्ट। ये टोटल कॉस्ट का जो लाइन है ये थोड़ा सा कलर इसका कम है तो दिखता नहीं आसानी से, बट दिस इज टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू का जो डिफरेंस है वो हाईएस्ट है एट द पॉइंट Q, यानी कि आपका यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा। मैं क्यों बात कर रहा हूँ सबसे ज्यादा प्रॉफिट की? क्योंकि हमने शुरुआत में असम्पशन ले लिया था कि यार ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। ओके, सो प्रॉफिट ड्रिवन बातें हो रही है, यहाँ पर प्रॉफिट सबसे ज्यादा होता है। और पॉइंट Q पर मैं एक और बात को नोटिस कर सकता हूँ, वो है कि मेरा मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू, दिस कर्व इज मार्जिनल कॉस्ट कर्व, तो ये वाला ही पॉइंट है। ये दोनों इंटरसेक्ट होता है एट पॉइंट Q, यानी कि पॉइंट Q के ऊपर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और पॉइंट Q के ऊपर ही मुझे देखने को मिलता है कि मेरा टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, यानी कि मेरा प्रॉफिट इज एट हाईएस्ट। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा प्रॉफिट तब हाईएस्ट पर होगा जब मेरा मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। ओके, तो ये अपने को यहां से देखने को मिल जाता है। दिस इज योर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, दिस इज योर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल। तो अपने को फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पर, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यह फॉर्मूला इज ऑफ प्राइस का फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है A-BQ। इसमें जो अपन प्राइस निकाल रहे हैं वो है ऑप्टिमम प्राइस, यानी कि ऐसा प्राइस जहां पर आपका प्रॉफिट हो जाएगा हाईएस्ट। सो P = A-BQ, P = प्राइस। A क्या हो जाता है? A होता है ऐसा प्राइस जहां पर डिमांड 0 हो जाएगी, मतलब कि ऐसा प्राइस जहां पर आपका डिमांड कुछ भी नहीं आने वाला, यानी कि प्राइस हाई पर रहेगा, राइट। और फिर B क्या होता है? B होता है स्लोप, यानी कि डिमांड कर्व का स्लोप। और इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना चेंज आया प्राइस में, उसके हिसाब से कितना चेंज आया क्वांटिटी में। सो इसका फॉर्मूला हो जाता है चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, और Q हो जाता है डेफिनेटली आपका क्वांटिटी डिमांडेड। ऑलराइट, सो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इस फॉर्मूले को यूज करने के बाद ही आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। द सेकंड फॉर्मूला हैज बीन गिवन टू यू व्हिच इज ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, और उसका इक्वेशन अपने को बताया हुआ है P = A-2BQ। A-2BQ इसका डेरिवेशन मैं आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि आपके कोर्स के अंदर नहीं है और इतना ज्यादा रेलेवेंस भी नहीं रखता है समझने के लिए, आपको ये याद ही कर लेना चाहिए। बट फॉर दोज हु रियली वांट टू नो, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। P = A-BQ है अगर आपका प्राइस, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ क्वांटिटी के साथ में, तो ये हो जाएगा AQ - BQ², राइट। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू को निकालने के लिए अपन इसको करते हैं डेरिवेट करते हैं। डेरिवेशन अगर आपको याद होगा अपने मैथ्स में पढ़ी थी 11th-12th में, अगर किसी ने मैथ्स पढ़ा था तो डेरिवेशन के अंदर AQ - BQ² है, तो उसको मैं क्या कर रहा हूं अब डिराइव कर रहा हूं, तो वो हो जाएगा आपका A - 2BQ।
ऑलराइट, तो A-2BQ इस तरह से आता है। ये अगर आपको समझ नहीं आया तो आगे बढ़ जाना, इसको समझने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दिस इज योर मार्जिनल रेवेन्यू का इक्वेशन, P इज इक्वल टू A-BQ एंड मार्जिनल रेवेन्यू का क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू A-2BQ। ये दोनों आपको याद होना चाहिए। देन वी हैड सॉल्व्ड फ्यू क्वेश्चंस इन आवर मेन लेक्चर्स। उसके बाद आते हैं अपन अपने थ्योरेटिकल टॉपिक्स के ऊपर। सो यहाँ पर अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ थ्योरी चलता है अपने पूरे चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले आ रहा है प्राइसिंग अंडर डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स। तो एक होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन, दूसरा हो जाएगा मोनोपोली, तीसरा हो जाएगा मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एंड द फोर्थ वन इज ओलिगोपोली। ओके, सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है, जहां पर बहुत सारे सेलर्स होते हैं, वो एक ही तरह का प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। इट इज आइडेंटिकल प्रोडक्ट, नॉट सिमिलर। आइडेंटिकल, आइडेंटिकल यानी कि एकदम सेम टू सेम। सिमिलर होता है कि उसके जैसा, बट आइडेंटिकल इज एग्जैक्टली सेम। सो आइडेंटिकल प्रोडक्ट सेल करते हैं बहुत सारे सेलर्स, बहुत सारे बायर्स भी होते हैं। सेलर्स और बायर्स दोनों को ही पूरे मार्केट की इंफॉर्मेशन बराबर होती है, यानी कि परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है उनको पूरे मार्केट की और प्राइस की, कि किस प्राइस पर वो लोग सेल करने वाले हैं। अब यहाँ पर यानी कि इस मार्केट के अंदर आप आसानी से एंट्री भी ले सकते हो, आसानी से एग्जिट भी ले सकते हो। इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा बैरियर्स टू एंट्री नहीं दिखेगी, बैरियर्स टू एग्जिट भी नहीं दिखेंगे। बहुत ज़्यादा हेवी कॉस्ट भी इनकर नहीं करना पड़ता है, इसलिए आसान हो जाता है फॉर फर्म्स टू एंटर इनटू दिस मार्केट फ्रीली एंड एग्जिट फ्रॉम दिस मार्केट फ्रीली। तो इस इंडस्ट्री से अंदर बाहर आते जाते रहेंगे, बट ऐसा क्यों करेंगे? अगर अंदर आ गए तो बाहर क्यों जाएंगे? उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन अपन समझ लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि यहाँ पर कोई प्राइसिंग पॉलिसी नहीं होता हर एक फर्म का। यहाँ पर जो सेलर्स होते हैं वो प्राइस टेकर्स होते हैं, यानी कि डिमांड फंक्शन के हिसाब से, मार्केट फंक्शंस के हिसाब से, मार्केट फैक्टर्स के हिसाब से प्राइस ऑलरेडी सेट हो चुका है। वो प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ेगा किसी भी सेलर को, और अगर उसने प्राइस बढ़ाया तो उसका डिमांड नहीं होगा, यानी कि उसका सेल्स नहीं हो पाएगा। और अगर उसने कम कर दिया तो वो उतना प्रॉफिट ही जनरेट नहीं कर पाएगा, यानी कि उसको लॉस हो जाएगा। राइट, तो जब तक उसको फायदा हो रहा है तब तक वो प्रोडक्शन करेगा, और जैसे ही उसको लगता है कि उसका मार्जिनल कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो पा रहा, तो वहीं पे वो इस मार्केट से बाहर हो जाएगा। तो ये रीजन होता है इंडस्ट्री से बाहर होने का। यहाँ पर कंपटीशन बढ़ता जाता है। कंपटीशन कैसे बढ़ता है? क्योंकि एंटर फ्रीली कर सकते हैं और एग्जिट भी फ्रीली कर सकते हैं। तो समझ लीजिए कि अगर 3-4 फर्म्स ने एग्जिट कर दिया एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, और अब थोड़े से कॉम्पिटिटर्स कम हो गए, तो जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स रह गए, अगर उनका प्रॉफिट आपको लगता है कि बढ़ रहा होगा, तो फिर इन दैट केस आप गलत हो, क्योंकि जैसे ही उनका प्रॉफिट हल्का सा बढ़ता हुआ दिखेगा, वैसे कोई नया प्लेयर एंटर कर जाएगा, वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स को देखते हुए, और इस तरह से एक परफेक्ट कंपटीशन मेंटेन रहता है। राइट, सो ये परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट इस तरह से चलता है, जहां पर अपने जो फर्म्स होते हैं वो प्राइस टेकर्स होते हैं, और जो बायर्स होते हैं उनको पूरा इंफॉर्मेशन होता है। तो इस वजह से जो प्राइस होता है वो ऑलरेडी सेट होता है। तो यहाँ पर अपना जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी रहेगा वो ये रहेगा कि अपन प्राइस ले लेंगे जो भी मार्केट में एक्सेप्टेड प्राइस है वो। ओके, तो इस तरह से अपन ने परफेक्ट कंपटीशन को कवर किया। चलते हैं मोनोपोली के ऊपर। सो मोनोपोली स्टेज में क्या होता है कि एक सप्लायर होता है, सिर्फ और सिर्फ एक सप्लायर होता है जो कि एक प्रोडक्ट बना रहा होता है। उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट भी नहीं होता, और बायर्स काफ़ी सारे होते हैं, तो वो उसका फायदा उठा रहा होता है, और इसलिए वो अपना प्राइस सेट करता है। बट प्राइस किस तरह सेट करेगा? जो मन में आएगा वो प्राइस सेट कर देगा, ऐसा नहीं होता। वो डिमांड के हिसाब से ही प्राइस सेट करेगा, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पहले वो असर्टन करेगा, कंसिडर करेगा, उसके हिसाब से अपना प्राइस सेट करेगा, जहां पर उसका डिमांड ज़्यादा होगा और प्रॉफिट मैक्सिमम पर होगा। ओके, सो दिस इज मोनोपोली, दिस इज वेरी सिंपल। चलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के ऊपर। सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के ऊपर क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स है, बट वो लोग आइडेंटिकल प्रोडक्ट नहीं बनाते, वो लोग सिमिलर प्रोडक्ट बना के सेल करते हैं। ओके, तो हर कॉम्पिटिटर की जो ग्रोथ होगी वो लिमिटेड रहेगी, बट फिर भी वो लोग अपना यूनिक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, बिकॉज इट इज सिमिलर, आइडेंटिकल नहीं है। तो यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा कंपटीशन अपने को देखने को नहीं मिलती है, बट फिर भी कंपटीशन हो जाता है, क्योंकि सब्सटीट्यूट कह सकते हो ना आप। सिमिलर है तो सब्सटीट्यूशन भी अवेलेबल है। जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कंपटीशन बढ़ता जाएगा, क्योंकि नए कॉम्पिटिटर्स एंटर करेंगे, और आपका प्रॉफिट जो जनरेट हो रहा था वो लॉन्ग रन में डिमिनिश होता हुआ दिखेगा, यानी कि कम होता हुआ दिखेगा, वो बढ़ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स के अंदर। ऑलराइट, सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, फर्म्स प्राइस कैसे सेट करती है? तो प्राइस अपना मार्केट फैक्टर के हिसाब से ही सेट होता है, यानी कि उनको यही कंपेयर करना पड़ेगा, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, जो अपन ने ऊपर देखा थ्योरी ऑफ प्राइस में। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे, वो है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में क्या होता है कि कुछ फर्म्स होती है जो कि एक्जैक्टली सेम प्रोडक्ट सेल कर रही होती है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट सेल कर रही होती है, बट बहुत ही कम ऐसी फर्म्स होती है। जैसे कि अपन एग्जांपल ले लेते हैं पेप्सी एंड कोका कोला, तो वो दो ही फर्म्स है जो कि सेम टू सेम प्रोडक्ट सेल करती है एक तरह से, राइट। और उनको पता होता है कि वो दोनों एग्जिस्ट करती है एक इंडस्ट्री के अंदर, और वो दोनों का प्रोडक्शन प्रोसेस, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्लान जो रहता है वो एक दूसरे के ऊपर को एग्जिस्टेंट रहता है। अपन ने जब मेन लेक्चर के अंदर इस पॉइंट को डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि कैसे एडवर्टाइजिंग दोनों की एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड होती है, चाहे मैं कोका कोला की बात करूँ या फिर पेप्सी की बात करूँ। दोनों एक दूसरे को एडवर्टाइज में हाईलाइट करते हैं, दोनों एक दूसरे के एडवर्टाइजमेंट्स को यूज़ करके एक नया एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करते हैं।
ऑब्वियसली देयर विल बी कंपटीशन बिकॉज दो फर्म्स है और वो सेम प्रोडक्ट सेल करती है, बट कंपटीशन किस तरह से होता है, वो प्राइस के अंदर कंपटीशन नहीं करते। प्राइस के अंदर कंपटीशन करेंगे तो एक वॉर छिड़ जाएगा और वो लोग अपना प्राइस कम करते जाएंगे, इन द लॉन्ग रन दोनों को ही प्रॉफिट जनरेट नहीं हो पाएगा, राइट। तो ये लोग कंपटीशन कैसे करेंगे, ये लोग नॉन फाइनेंशियल पॉइंट्स पर जाके कंपटीशन करेंगे, चाहे वो एडवर्टीजमेंट की बात हो, सेल्स प्रमोशन की बात हो, तो इस तरह से ये लोग compete करते हैं। उसके अलावा आपको ओलिगोपोली में देखने को मिलेगा कि जो फर्म होगा वो खुद का प्राइसिंग पॉलिसी नहीं बनाएगा, या फिर उसका जो प्राइसिंग पॉलिसी होगा उसके अंदर इस तरह से बनाया जाएगा, इस तरह से ड्राफ्ट किया जाएगा कि वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होगा ऑन द कॉम्पिटिटर। तो कॉम्पिटिटर जो कर रहा है उसके बेसिस पर हम लोग अपना प्राइस सेट करते हैं और उस तरह से हमारा सेल्स इफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे कॉम्पिटिटर ने अचानक से प्राइस गिरा दिया तो फिर हमको हमारा प्राइस गिराना ही पड़ेगा, वरना सारा अपना जो सेल्स होगा वो शिफ्ट हो जाएगा अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर। तो अगर इनका कॉम्पिटिशन चल रहा है तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। बट अगर ये लोग कल्यूड कर लेते हैं, यानी कि आपस में मिल जाते हैं, तो कोऑपरेट करके एक प्राइस सेट कर सकते हैं और वो प्राइस ऐसे सेट करेंगे कि कोई भी नया कॉम्पिटिटर इसके अंदर एंटर ना हो पाए, यानी कि कोई भी नया कॉम्पिटिटर इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर ना हो पाए। ऑलराइट, ओलिगोपोली मार्केट के दो एग्जांपल बताऊंगा और दोनों में अलग अलग सिनेरियोज आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं सिनेरियो देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट और गूगल का। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल दोनों ही अलग अलग काम करते थे, अलग अलग कामों से शुरुआत करी थी। माइक्रोसॉफ्ट बनाता ऑपरेटिंग सिस्टम्स और गूगल बनाता था सर्च इंजन, राइट। तो गूगल का सर्च इंजन फेमस है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम फेमस है। बट फिर उन्होंने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट भी एंटर किया सर्च इंजन में, उनका आता है बिंग और इनका तो था ही गूगल, दोनों का कंपटीशन हो गया। उसके बाद गूगल ने भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम निकाला, वो था इनका क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके अलावा ये लोग सर्च इंजन में गए, इसका था इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर एज अभी हो चुका है, और इनका था गूगल क्रोम। तो इस तरह से कंपटीशन बढ़ चुका है इन दोनों के अंदर। तो दोनों फर्म्स का जब कंपटीशन चल रहा था तो उनसे वैल्यूएशन में कहीं पीछे था एप्पल, बट उसने कैसे मार्केट टेक ओवर किया कि इन दोनों का कंबाइंड वर्थ मिला के भी एप्पल का ज़्यादा हो गया था। एप्पल का भी ऑपरेटिंग सिस्टम आता है iOS, उसके अलावा उनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ MS ऑफिस की, तो MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट का है, गूगल का गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स वैसे है, और एप्पल का खुद का डॉक्यूमेंट्स और शीट्स वैसे करके आता है। तो इस तरह से जब अपन देखते हैं लार्जली वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन दोनों का वॉर चल रहा था गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का, वहाँ पर फायदा उठाया एप्पल ने। बट एक और एग्जाम्पल लेता हूँ जहाँ पर कल्यूजन किया और कल्यूजन करने का फायदा मिला ताकि कॉम्पिटिटर इसमें एंटर ना कर पाए। तो पेपैल और x.com था इलॉन मस्क का और पेपैल था पीटर थील का। तो पीटर थील और इलॉन मस्क ने दोनों ने जब कॉम्पिटिशन चला दोनों के बीच में, तो दोनों एक दिन जाके एक कैफे पे जाके बैठे और कैफे पे जाके उन दोनों ने डिस्कशन किया कि हम दोनों को कल्यूड कर लेना चाहिए, यानी कि आपस में मिल जाना चाहिए। सो 50-50% का मर्जर हुआ और फिर एक कंपनी बन गई विच इज नोन एज पेपैल एंड दे सोल्ड इट टू ईबे देन, राइट। तो इस तरह से उन्होंने फायदा उठाया कि कॉम्पीट करके कुछ फायदा नहीं मिल रहा है, हम लोग एक दूसरे से वॉर कर रहे हैं, एंड देन सम थर्ड पार्टी विल कम इन इनटू आवर इंडस्ट्री और फिर वो उसका फायदा उठाएगा। तो इन दोनों ने कल्यूड किया और उसका फायदा उठाया कि हम लोग कल्यूड कर लेते हैं तो हमसे बड़ा कोई हो ही नहीं पाएगा। ओके, तो ये फायदा ओलिगोपोली में मिल सकता है। अगर कोई भी दो फर्म्स है जो कि सेम प्रोडक्ट बनाती है और compete कर रही है, वो लोग अगर कल्यूड कर ले तो प्राइस सेट कर सकते हैं और इसकी वजह से बैरियर क्रिएट कर सकते हैं टू एंट्री फॉर अनदर फर्म टू एंटर इनटू दिस इंडस्ट्री। ऑलराइट, सो दिस इज ओलिगोपोली। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर विच इज प्राइसिंग स्ट्रेटजीज ऑफ ओलिगोपोलीज। तो प्रेडेटरी प्राइसिंग, जहां पर आर्टिफिशियली लो प्राइस रखा जाता है ताकि कोई भी नई फर्म एंटर ना कर पाए, राइट। सेकंड इज लिमिट प्राइसिंग स्ट्रेटजी, जो कि सेम चीज है, कोई भी एंट्रेंस डिस्करेज हो जाए अपने इंडस्ट्री में एंटर करने से, इसको कहा जाता है एंट्री फॉर स्टॉलिंग प्राइस ऑल्सो। ओलिगोपोलिस्ट कल्यूड भी कर सकते हैं राइवल्स के साथ में और प्राइस बढ़ा सकते हैं, जैसे कि अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो लास्ट इज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, कॉस्ट निकाला और प्राइस ऐड कर दिया। ओके, उसके आता है, उसके अलावा होता है कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, जैसे कि अपन ने ऊपर डिस्कस किया था, यहाँ पर पॉइंट हाईलाइटेड नहीं है, बट कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग एक ने बढ़ाया तो दूसरे ने भी बढ़ा दिया, एक ने कम किया तो दूसरे ने भी कम कर दिया। ऑलराइट, वैसे तो कोई बढ़ाता नहीं है, कम ही करेंगे, बढ़ाने का चांस यहाँ पर नहीं रहता है। बढ़ा दिया तो दूसरे के ऊपर सेल शिफ्ट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन, जो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि लोग क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, आफ्टर सेल सर्विस इंप्रूव कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग पे बहुत ज्यादा फोकस रहता है, एडवर्टाइजिंग के बेस पर सबसे ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइसिंग पॉलिसी। प्राइसिंग पॉलिसी प्रोवाइड करनी चाहिए सबसे पहले तो इंसेंटिव टू मैक्सिमाइज योर प्रोडक्शन। सेकंड इज एट द सेम टाइम आप लोगों को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी करना चाहिए अपने रिसोर्सेज का। तो जब मैक्सिमाइज कर रहे हो अपने प्रोडक्शन को तो यूटिलाइज करो रिसोर्सेज को इन एन ऑप्टिमम मैनर और नई टेक्नोलॉजी को यूज करो। उसके अलावा आपको डेफिनेटली एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए डिमांड और सप्लाई के बीच में, उसके हिसाब से आप प्राइस डिसाइड करोगे, तो ये आपके प्राइसिंग पॉलिसी के अंदर इनकॉर्पोरेटेड होना चाहिए। उसके अलावा आपके प्राइसिंग डिसीजन का कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए इकोनॉमी के ऊपर, सो कोई एडवर्स इफेक्ट अपने को देखने को ना मिले इकोनॉमी के ऊपर, और उसके अलावा एक्सपोर्ट प्रमोट करना चाहिए। सो ये कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रख लेना चाहिए। उसके बाद आता है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। इसमें सबसे पहले आता है प्राइस कस्टमाइजेशन। प्राइस कस्टमाइजेशन रखा किया जाता है बेस्ड ऑन द फ्यू फैक्टर्स विच आर
टेस्ट, प्रेफरेंस या फिर परसीव्ड वैल्यू कितना है अपने प्रोडक्ट का एज पर कंज्यूमर। ओके, तो यहाँ पर 4 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले तो है प्रोडक्ट लाइन, यानी कि अगर आपके 2 व्यूज हैं किसी लेक्चर के और आपके लेक्चर के 1 व्यू है तो आपका प्राइस चेंज हो जाएगा ना। 1 व्यू के लिए अलग प्राइस, 2 व्यू के लिए अलग प्राइस। ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था अपने मेन लेक्चर के अंदर, ये यहाँ पर लिखा हुआ भी है। तो योर प्रोडक्ट शुड बी कस्टमाइज्ड एंड अकॉर्डिंगली प्राइस्ड। उसके अलावा आता है कस्टमर के पास बिहेवियर के बेस पर। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है अपने कस्टमर के साथ में, वो उसका पेमेंट रिकॉर्ड अच्छा है, तो फिर आप लोग उसको शायद डिस्काउंट दे दोगे। द थर्ड इज डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स यानी कि बेस्ड ऑन द एज और सोशल स्टेटस। तो जैसे कि अपन ने एग्जांपल लिया था स्टूडेंट डिस्काउंट का, और उसके अलावा अपन ने लिया था कि ओल्ड एज जो रहता है, जो सीनियर सिटीजन का डिस्काउंट रहता है, वो भी अपने को डेमोग्राफिक्स के अंदर कवर कर लेना चाहिए। द लास्ट वन इज बेस्ड ऑन टाइम डिफरेंशियल। टाइम डिफरेंशियल में अपन ने बात करी थी अपने जिम सब्सक्रिप्शंस की या फिर क्लब सब्सक्रिप्शंस की, जहां पर अपन ने ये बात किया था कि भाई अगर आप लोग 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपका प्राइस अलग रहेगा 6 महीने का, और एनुअल लेते हो तो फिर आपका प्राइस अलग हो जाएगा। राइट, सो दैट इज व्हाट इज योर प्राइस कस्टमाइजेशन। ये 4 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। फिर आता है प्राइस सेंसिटिविटी। प्राइस सेंसिटिविटी में ये सारे फैक्टर्स वर्क करते हैं, जैसे कि सबसे पहले डिफिकल्ट कंपैरिजन इफेक्ट। आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना आसानी से कंपेयर हो सकता है दूसरे के साथ में, या फिर उसको कंपेयर करना बहुत मुश्किल है। अगर आपके प्रोडक्ट को कंपेयर करना डिफिकल्ट हो गया तो आपके प्रोडक्ट के लिए प्राइस सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। राइट, द सेकंड इज टोटल एक्सपेंडिचर इफेक्ट। टोटल एक्सपेंडिचर इफेक्ट में ये देखा जाता है कि जो पूरी इनकम हो रही है किसी भी पर्सन की, उसमें से जो टोटल एक्सपेंडिचर अपने प्रोडक्ट के ऊपर लग रहा है वो परसेंटेज ऑफ द टोटल इनकम कितना है। राइट, सो टोटल एलोकेशन ऑफ बजट या फिर टोटल इनकम कितना है, तो उस तरह से टोटल एक्सपेंडिचर इफेक्ट देखते हैं। अगर वो मेजर पोर्शन कंस्टिट्यूट कर रहा होगा तो फिर प्राइस सेंसिटिविटी ज्यादा रहेगी। अगर छोटा सा पोर्शन रहेगा तो फिर प्राइस सेंसिटिविटी कम रहेगी। ये डेफिनेटली इट इज बेस्ड ऑन द इनकम, तो हर इंसान के लिए ये अलग तरह से वर्क करेगा। राइट, द थर्ड इज एंड बेनिफिट इफेक्ट। एंड बेनिफिट अगर आपके बहुत ही ज्यादा हुए तो फिर सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। द नेक्स्ट वन इज शेयर्ड कॉस्ट इफेक्ट। शेयर्ड कॉस्ट इफेक्ट यानी कि आपने और किसी और ने मिलकर इस प्रोडक्ट का कॉस्ट शेयर किया तो फिर आपका सेंसिटिविटी कम हो जाएगा। द नेक्स्ट इज संक इन्वेस्टमेंट इफेक्ट, यानी कि अगर आप लोग कुछ सर्विस को यूज कर रहे हो फॉर एग्जांपल, और उसके लिए आपको किसी चीज को और खरीदना पड़ता है, उसके साथ में उसको यूज करने के लिए ही आपको किसी चीज को खरीदना पड़ रहा है, सो दैट टर्न्स आउट टू बी योर संक इन्वेस्टमेंट। वो संक इन्वेस्टमेंट बन गया, और इस तरह से आप उसको अकोमोडेट करके देखोगे कि प्राइस सेंसिटिविटी कितनी रह रही है। अगर उसका इन्वेस्टमेंट टोटल मिला के बहुत ज्यादा हो रहा है तो फिर सेंसिटिविटी ज्यादा हो जाएगी, वरना कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज प्राइस क्वालिटी इफेक्ट। प्राइस क्वालिटी इफेक्ट क्या होता है कि अगर आपको लग रहा है कि क्वालिटी बहुत ज्यादा है तो उसके कंपैरिजन में आप ये देखोगे कि आपका प्राइस सेंसिटिविटी कम हो जाएगा। ओके, द नेक्स्ट वन इज इन्वेंट्री इफेक्ट। इन्वेंट्री इफेक्ट ये होता है कि अगर किसी का जो शेल्फ लाइफ है, यानी कि उसको स्टोर करके नहीं रख सकते, या फिर जो शेल्फ लाइफ है वो कम है, तो आपका सेंसिटिविटी कम हो जाएगा। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन इज यूनिक वैल्यू इफेक्ट। यूनिक वैल्यू इफेक्ट यानी कि अगर आपको लगता है कि इसका एक यूनिक वैल्यू आपको मिल रहा है किसी प्रोडक्ट का, और उसके लिए आप प्राइस पे करने के लिए रेडी हो जाओगे, तो सेंसिटिविटी कम हो जाएगा, क्योंकि आपको लगता है कि उसका एक यूनिक वैल्यू मिल रहा है, ये आपने परसीव किया हुआ है। द नेक्स्ट वन इज सब्सटीट्यूट अवेयरनेस इफेक्ट। अगर आपको लगता है कि किसी प्रोडक्ट को आप खरीदते हो बट उसके लिए आपको पता है कि एक सब्सटीट्यूट भी अवेलेबल है, तो फिर आप क्या करोगे कि आपका प्राइस सेंसिटिविटी बढ़ा दोगे, यानी कि इस प्रोडक्ट और आपके सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट में से जो भी सस्ता होगा उसको आप खरीदोगे, सो योर प्राइस सेंसिटिविटी विल इंक्रीज हियर। ऑलराइट, सो इस तरह से अपन ने सारे फैक्टर्स को कंसिडर कर लिया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। और नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइसिंग मेथड्स। प्राइसिंग मेथड के अंदर सबसे पहले आता है कंपटीशन बेस्ड, जिसके अंदर गोइंग रेट प्राइसिंग और शील्ड बेस्ड प्राइसिंग होता है। गोइंग रेट प्राइसिंग क्या होता है कि पूरे मार्केट में जो प्राइस चल रही होती है उसका आप एक एवरेज लेते हो और उस प्राइस पर आप सेट कर देते हो अपने प्रोडक्ट को। राइट, सो दिस इज गोइंग रेट प्राइसिंग। द नेक्स्ट वन इज शील्ड बेस्ड प्राइसिंग। शील्ड बेस्ड प्राइसिंग जब होता है जब हम लोग बिडिंग कर रहे होते हैं ना, कोटेशन दे रहे होते हैं। राइट, तो आपको पता होगा अपने फर्म्स जो रहते हैं, जब आप आर्टिकलशिप कर रहे होते हो, अपने फर्म्स रहते हैं वो कुछ टेंडर्स को फिल इन करते हैं जहां पर अपना प्राइस कंपटीशन देखने को मिलता है। तो वहां पर आप लोग प्राइस कैसे डिसाइड करते हो कि हम लोग कम से कम रखें, बट एट द सेम टाइम इट शुड नॉट बी लेस देन अ कॉस्ट। राइट, तो आप लोग इवेल्युएट कर रहे होते हो कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स रहेंगे वो भी आपको पता नहीं कि कौन है। सो जो कॉम्पिटिटर्स रहेंगे वो लोग क्या प्राइस सेट करेंगे, उनसे कम हम लोग कर सकते हैं क्या, तो वो कर दोगे। तो इस तरह से शील्ड बिड प्राइसिंग आपका वर्क करता है। द नेक्स्ट वन इज कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड। सो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड में आपका कॉस्ट लेते हो, उसमें एक मार्जिन ऐड करते हो और इस तरह से आप अपना प्राइस डिसाइड कर लेते हो। बट ये बहुत तरह से वर्क करता है। जैसे सबसे पहले फुल कॉस्ट ले लिया, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल। सेकंड इज कॉन्ट्रीब्यूशन बेस्ड होता है, तो जहां पर हम लोग सिर्फ वेरिएबल को ही लेते हैं, तो इस तरह से कॉस्ट बेस्ड वर्क करता है। द लास्ट वन इज वैल्यू बेस्ड। वैल्यू बेस्ड के अंदर आता है ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू एंड परसीव्ड वैल्यू। परसीव्ड वैल्यू वो होता है कि जो आपके कस्टमर्स को लगता है कि आपके प्रोडक्ट का वैल्यू इतना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लगता है कि इस कैलकुलेटर का वैल्यू
250 से 300 रुपए से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, तो फिर ये मैंने परसीव कर लिया है। कोई इससे ज़्यादा में बेच रहा होगा तो मैं खरीदूंगा ही नहीं, कोई इससे कम में बेच रहा होगा तो मुझे लगेगा कि शायद क्वालिटी खराब है, राइट। सो दिस इज योर परसीव्ड वैल्यू एंड द नेक्स्ट वन इज ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू, विच इज अगेन अ प्रैक्टिकल टॉपिक। तो ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू क्या होता है कि अपने प्रोडक्ट के कंपैरिजन में एक और प्रोडक्ट है जो कि ज़्यादा बेनिफिट भी प्रोवाइड कर सकता है, कम बेनिफिट भी प्रोवाइड कर सकता है, राइट। तो अगर वो कम बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है और मेरे प्रोडक्ट के अंदर ज़्यादा बेनिफिट्स है, तो वो ज़्यादा बेनिफिट्स का मैं एक अलग से कॉस्ट निकालूंगा, और उसके अलावा जो मेरे प्रोडक्ट के अंदर कम है तो उसका माइनस कर दूंगा, राइट। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, अपने कंपीटिंग प्रोडक्ट का कॉस्ट ले लिया, उसके अंदर जो मेरे प्रोडक्ट के अंदर एडिशनल बेनिफिट्स है उसका जो कॉस्ट रहेगा वो इसके अंदर ऐड कर दूंगा, और जो मेरे प्रोडक्ट के अंदर बेनिफिट्स नहीं है और उसके अंदर है उतने मैं उसमें से माइनस कर दूंगा, राइट। तो उससे मुझे मेरा वैल्यू निकल के आ जाएगा। सो दिस इज योर ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू। इसके ऊपर अपन ने क्वेश्चन किया था, अगर आपको ओरली समझ में नहीं आया है तो मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर इस क्वेश्चन के ऊपर जहाँ पर अपन ने इस टॉपिक को डिस्कस किया था। दिस इज योर ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू, इसको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव वैल्यू भी, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है कि अपना जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव रहेगा उसका कॉस्ट ले लेंगे और अपने परफॉर्मेंस डिफरेंशियल्स का वैल्यू यहाँ पर ऐड कर देंगे। इस क्वेश्चन के अंदर अपन ने इसको किया था, राइट। तो अपन ने सिस्टम एक्स का प्राइस ले लिया था, उसके बाद में अपन ने देखा था कि ऑपरेटिंग कॉस्ट अपना ज़्यादा है पर आवर, तो उतना अपन ने माइनस किया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम क्रैश अपना कम है तो वो अपने एडिशनल फायदा दे रहे हैं अपन अपने कस्टमर्स को, तो उसका वैल्यू अपन ने ऐड कर दिया था और उस तरह से अपन ने अपने प्रोडक्ट का वैल्यू निकाला था। सो इस तरह से ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू कैलकुलेट होता है। देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट परसीव्ड वैल्यू एंड देन कम्स अनदर टॉपिक विच इज प्राइसिंग इन पीरियड्स ऑफ रिसेशन। पीरियड्स ऑफ रिसेशन के अंदर कैसे प्राइसिंग किया जाता है, सबसे पहले तो कि आपका जो प्राइस रहेगा वो टोटल कॉस्ट से कम हो जाए बट मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर रहे, ताकि आप मार्जिनल कॉस्ट तो रिकवर कर ही रहे हो, फिक्स्ड कॉस्ट को हम लोग रिकवर नहीं भी करते हैं तो एक बार के लिए चल जाए क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इनकर कर चुके हैं। रिसेशन के टाइम पे कम प्राइस पर सेल करना जरूरी हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस अपने को देखने को मिलते हैं इस प्रैक्टिस के। सबसे पहला तो आपका प्रोडक्ट अभी भी बन रहा है तो आपके एम्प्लॉइज की जो सर्विसेज है आप अभी भी यूज कर पा रहे हो, और अगर आपने ये नहीं किया तो फिर आप उनको ले ऑफ कर दोगे और फिर री एम्प्लॉय करना आसान नहीं रहेगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। सेकेंडली, प्लांट एंड मशीनरी भी हम लोग कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं तो वो आइडल नहीं रह रही है और उसकी वजह से डिटीरियोरेट नहीं हो रही है। द थर्ड इज कि अपन लोग जैसे ही मार्केट सिनेरियोस चेंज होगा, बिजनेस कंडीशंस चेंज होगी और इंप्रूव हो जाएगी, वैसे ही उसका फायदा उठा पाएंगे। एंड द लास्ट वन इज कि फिर से अपने को बिजनेस सिक्योर करने के लिए कॉम्पिटिशन में एंटर नहीं करना पड़ेगा, हम लोगों का बिजनेस ऑलरेडी चल रहा होगा। ऑलराइट, द नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइसिंग बिलो मार्जिनल कॉस्ट। प्राइसिंग बिलो मार्जिनल कॉस्ट में अपने को देखने को मिलेगा कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस आ गई जहां पर अपने को अपने प्रोडक्ट का प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से भी कम रखना पड़ रहा है। सो ऐसी कंडीशंस में सबसे पहले आप ले सकते हो कि मटेरियल पेरिशेबल नेचर का है, उसके अलावा स्टॉक्स आपने एक्यूमुलेट करके रखे लार्ज क्वांटिटी के अंदर और मार्केट प्राइस गिर गया है, दिस विल सेव कैरिंग कॉस्ट ऑफ स्टॉक्स, राइट। द थर्ड इज पॉपुलराइज करने के लिए किसी प्रोडक्ट को आपने मार्जिनल कॉस्ट से कम रखा, और आपको अगर लगता है कि आप इस प्रोडक्ट को मार्जिनल कॉस्ट से कम पे सेल करते हो तो साथ साथ में आपका एक दूसरा प्रोडक्ट का सेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा जिसपे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है, तो फिर आप इस प्रोडक्ट को मार्जिनल कॉस्ट से कम पे प्राइस कर दोगे। ऑलराइट, द नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। न्यू प्रोडक्ट्स का दो तरह से प्राइसिंग हो सकता है। सबसे पहले तो आप ज्यादा रख सकते हो, दूसरा होता है कि कम रख सकते हो। ऑलराइट, ज्यादा कब रखोगे जब भी आपका प्रोडक्ट यूनिक होगा और मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा, और कम कब रखोगे जब भी आपका प्रोडक्ट जो है बाकी मार्केट प्रोडक्ट्स के जैसा ही है और आपको यहाँ पर मार्केट के अंदर एंटर करना है और अपने मार्केट शेयर को एक्सपैंड करना है। ऑलराइट, तो ये दो तरीके होते हैं बट ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर। तो पहले प्रोडक्ट के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट। रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट होता है वैसा जो कि अपना नया वैल्यू क्रिएट करता है, खुद का वैल्यू क्रिएट करता है, नया प्रोडक्ट होता है। मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट नहीं होता, सो इट रिप्लेसेस सम एग्जिस्टिंग मेथड और टेक्नोलॉजी और नया वैल्यू क्रिएट करता है मार्केट के अंदर। तो इसको बेनिफिट भी मिलता है क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंट है, राइट। सो ये लोग चार्ज कर सकते हैं प्रीमियम प्राइस एज अ रिवॉर्ड फॉर इनोवेशन। ओके, उसके बाद आता है आपका इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट। इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट रहेगा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होगा मार्केट के अंदर, उसको आप अपग्रेड करोगे, उसके अंदर कुछ एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स डालोगे और फिर आप लोग देखोगे कि कैसे आपको प्राइस करना है, टेकिंग द कॉस्ट बेनिफिट कॉम्पिटिटर्स एंड डिमांड्स ऑफ द प्रोडक्ट इनटू अकाउंट। और उसके बाद आता है मी टू प्रोडक्ट। मी टू प्रोडक्ट होता है कि कोई ऑलरेडी रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट आ चुका है मार्केट के अंदर, उसके जैसा आपने कॉपी पेस्ट किया और आपने एक नया प्रोडक्ट बना दिया। ऑलराइट, सो इसके अंदर कुछ इनोवेटिव नहीं होता, कुछ डिफरेंट नहीं होता, सेम टू सेम प्रोडक्ट होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है मी टू प्रोडक्ट। और ये मार्केट फॉलोअर्स माने जाते हैं, इसलिए इनको प्राइस
खुद का सेट नहीं करने को मिलता। दीज आर प्राइस टेकर्स। ओके, ये मार्केट फोर्सेस से जो प्राइस डिटरमाइन होती है उसको ले लेते हैं और उस पर सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट को। उसके बाद हमने कुछ इलस्ट्रेशंस देखे थे। देन कम्स योर टू वेज ऑफ प्राइसिंग अ न्यू प्रोडक्ट। फर्स्ट इज स्किमिंग एंड सेकंड इज पेनिट्रेशन। स्किमिंग वो होता है जब हम लोग रिवॉल्यूशनरी के लिए यूज कर सकते हैं, यानी कि आप लोग हाई प्राइस चार्ज कर सकते हो शुरुआत की स्टेज में किसी भी प्रोडक्ट के अर्ली पीरियड के अंदर। आप लोग हाई प्राइस चार्ज करते हो ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉस्ट आपने ऑलरेडी इनकर कर चुके हो उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर, उसके मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, वो एक बार के लिए रिकवर हो जाए। उसके साथ में आप लोग प्रमोशनल एक्सपेंडिचर भी बहुत ज़्यादा करते हो शुरुआत में और फिर धीरे धीरे उसको कम करते जाते हो। और इसकी मदद से क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन क्रिएट होती है, अवेयरनेस क्रिएट होती है। ऑलराइट, तो ये स्किमिंग प्राइसिंग कैसे यूज होता है कि आपका प्रोडक्ट अगर यूनिक है तो आप हाई प्राइस चार्ज कर दो और शुरुआत में फ़ायदा उठा लो, क्योंकि आपके प्रोडक्ट की जो डिमांड रहेगी वो इन इलास्टिक रहेगी। फिर धीरे धीरे आप कम करते जाओगे जैसे जैसे आपको मार्केट शेयर एक्सपैंड करना होगा। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ योर स्किमिंग प्राइसिंग वर्क्स। उसके बाद अपने को देखने को मिलता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग में आप कम रखते हो ताकि आप लोग मार्केट को पेनिट्रेट कर पाओ। एट द सेम टाइम जब आप लोग शुरुआत में प्राइस सेट कर रहे हो, ये आपको बात ध्यान में रखनी चाहिए कि बाद में आप कितना बढ़ा पाओगे, क्योंकि पता चला बाद में आप बढ़ाने गए और आपका डिमांड कम हो गया। सो इस तरह से आपको प्राइस सेट करना है कि आपका प्रॉफिट भी निकल रहा है, एट द सेम टाइम इट इज लो इनफ टू पेनिट्रेट द मास मार्केट्स अर्ली ऑन। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट इज पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग और प्रेडेटरी प्राइसिंग दोनों अलग अलग है। प्रेडेटरी प्राइसिंग को अपन ने ओलिगोपोली के साथ में पढ़ा था और पेनिट्रेशन प्राइसिंग को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। दोनों को आप अलग अलग रखिएगा। अगर आपको प्रेडेटरी पूछा है तो आप वही लिखेंगे, पेनिट्रेशन लिख दिया तो गलत हो जाएगा, और पेनिट्रेशन पूछा है और प्रेडेटरी लिख दिया तो गलत हो जाएगा। राइट, 3 सर्कमस्टेंसेस के अंदर आप पेनिट्रेशन प्राइसिंग को अडॉप्ट कर सकते हो। सबसे पहले तो डिमांड आपका जब इलास्टिक होता है प्राइस से, उसके अलावा जब आपको लगता है कि आप प्राइस कम रखोगे तो ज़्यादा डिमांड आ जाएगी, उसके हिसाब से आप लोग प्रोडक्शन भी बड़े लेवल पर कर पाओगे, सो आपको इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन मिलेगी। एंड द थर्ड स्टेज इज कि आपको कंपटीशन से थ्रेट है। कंपटीशन थ्रेट होता है तो हम लोग प्राइस कम रखते हैं ताकि अपने को कंपटीशन से compete करने में मदद मिल जाए। ऑलराइट, so these 3 situations are when you will decide to use penetration pricing policy। ओके, सो अपना स्कीमिंग और पेनिट्रेशन भी हो जाता है। फिर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसको मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस टेबल को अच्छे से याद कर लें। उसके अलावा इसके ऊपर जो नेक्स्ट केस स्टडी दिया हुआ है इसके आंसर को आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि रिपीट कर करके पूछा गया है और सब पार्ट बना के पूछा गया है। ऑलराइट, सो क्वेश्चन के सब पार्ट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा जो केस स्टडी में दिया हुआ है यहाँ पर, और ये आपको वापस से एज इट इज रेप्लिकेट करते हुए आना चाहिए। ऑलराइट, सो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्ट वर्ड्स आपको रट लेने हैं, बट आपको इसका जिस समझ लेना है कि इसमें इस तरह से लिखा हुआ है, तो हमको ये सारे पॉइंट्स तो एटलीस्ट मेंशन करने ही अपने आंसर के अंदर इन आवर ओन वर्ड्स। ऑलराइट, तो प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मेच्योरिटी स्टेज एंड डिक्लाइन स्टेज। ये अपने को पता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की 4 स्टेजेस होती है। इंट्रोडक्शन स्टेज में तो प्राइस जो रहेगा वो हाई रहेगा। उसके अलावा पेनिट्रेशन पॉलिसी अगर हम लोग मेंटेन करते हैं तो प्राइस कम रहेगा। राइट, ग्रोथ स्टेज में हम लोग स्किमिंग के अंदर रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे ताकि मार्केट को और ज़्यादा एक्सपैंड कर पाएं। देन मेच्योरिटी के अंदर हम लोग कॉम्पिटिटर को मैच करने के लिए या बीट करने के लिए प्राइस रखते हैं, स्किमिंग के अंदर भी, पेनिट्रेशन के अंदर भी। उसके अलावा हम लोग कुछ मार्केट सेगमेंट्स के अंदर रिटेन करते हैं हायर प्राइसेस, जहां पर हमको लगता है कि अभी हम लोग फायदा उठा सकते हैं। एंड देन डिक्लाइनिंग स्टेज में हम लोग प्राइस को कम कर देते हैं या फिर हम लोग मेंटेन कर लेते हैं अपने प्राइस को टू अट्रैक्ट ओनली आवर लॉयल कस्टमर्स। उसके अलावा अगर आपने पेनिट्रेशन सेलेक्ट किया था सो डिक्लाइन स्टेज में आप शायद बढ़ा दोगे ताकि आपके लॉयल कस्टमर्स जो है वही आपसे खरीदे और आप उसका फायदा उठा पाओ। ओके, सो दैट इज व्हाट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड प्राइसिंग डिसीजंस। ओके, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये केस स्टडी आपको पढ़ना है और एक तरह से आपको इसको याद कर लेना है। सो ये याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर अपने को प्राइस और कॉस्ट दोनों का बताया हुआ कैसे चेंज होता है अलग अलग स्टेजेस के अंदर। ऑलराइट, उसके बाद अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर विच इज़ प्राइस एडजस्टमेंट पॉलिसीज़। सबसे पहले अगर अपने को प्राइस एडजस्ट करना है तो हम लोग डिस्काउंट दे सकते हैं विच इज़ बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूटर्स डिस्काउंट्स, क्वांटिटी डिस्काउंट्स, कैश डिस्काउंट्स। डिस्ट्रीब्यूटर्स डिस्काउंट हम लोग देते हैं अपने होलसेलर्स को या फिर रिटेलर्स को। क्वांटिटी डिस्काउंट देते हैं कि हमसे जो भी खरीदना है, बल्क में खरीदा है तो क्वांटिटी डिस्काउंट है, बल्क में नहीं खरीदा है तो डिस्काउंट नहीं है। कैश डिस्काउंट इज फॉर अर्ली पेमेंट्स। देन कम्स प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो कि डिपेंड करता है कस्टमर टू कस्टमर। एंड ज्योग्राफिक प्राइसिंग में हम लोग देखते हैं कि अगर हमारा जो आउटलेट है वहां से सप्लाई करने में कितना कॉस्ट हमें लग रहा है अपने बायर को, तो उसके हिसाब से हम लोग अपना प्राइस डिसाइड करेंगे और इस तरह से कवर अप हो जाता है ज्योग्राफिक प्राइसिंग। सो ये डिलीवरी कॉस्ट में डील करता है बेसिकली। ये सब यहाँ पर डिटेल में दिए हुए हैं जो मैंने आपको शॉर्ट में बताया। द नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू प्राइसिंग डिसीजंस। सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेने चाहिए, चाहे कंपनी के इंटरनल ऑब्जेक्टिव्स हो या फिर आपके मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स हो। ये शुरुआत में डिसाइड करो। उसके बाद प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करके पॉलिसी बनाओ। उसके बाद
टारगेट मार्केट कैसा है उसके हिसाब से आप लोग अपने कॉस्ट फंक्शन को, डिमांड फंक्शन को और कॉम्पिटिटिवनेस को इवेल्युएट करो एंड देन सिलेक्ट द प्राइसिंग मेथड, और उसके बाद आप लोग प्राइसिंग पर जा सकते हो. ओके, सो दैट इज व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू प्राइसिंग डिसीजन. देन कम सेंसिटिविटी एनालिसिस इन प्राइसिंग डिसीजन. तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि अगर हम लोग अलग अलग मार्केट के अंदर जा रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि प्राइस क्या सेट करना चाहिए, तो आप लोग अलग अलग प्रोडक्ट को ले जाओगे, उसको अलग अलग प्राइस पर सेल करोगे, देखोगे कि आपका डिमांड कैसा वर्क करता है. उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट को अलग अलग प्राइस पर सेल करोगे और देखोगे कि डिमांड कैसा वर्क करता है. So this comprises your price sensitivity analysis एंड द लास्ट टॉपिक इज प्राइसिंग ऑफ सर्विसेज के अंदर कौन से इश्यूज देखने को मिलते हैं. तो सबसे पहले सर्विसेज जो होती है वो यूनिकली टेलर्ड होती है हर कस्टमर के हिसाब से, तो प्राइस करना शायद डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि हर सर्विस का आप लोग अलग प्राइस देख सकते हो. उसके अलावा अगर आप लोग अपना सर्विस प्रोवाइड करते हो और कस्टमर को वो सर्विस को अवेल करने के लिए कुछ और तरह की कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, तो वो कॉस्ट को आपको कंसिडर करना पड़ेगा वाइल टेकिंग योर प्राइसिंग डिसीजन, और आप अपनी सर्विस का प्राइस अकॉर्डिंगली सेट करोगे, जो कि कई बार डिफिकल्ट हो जाता है. उसके बाद कुछ सर्विसेज ऐसी होती है जो रेगुलेटेड होती है, गवर्नमेंट रेगुलेटेड होती है, या फिर कुछ इंस्टीट्यूशंस या बॉडीज उसको रेगुलेट करती है, तो वो लोग एक ब्रॉड गाइडलाइन दे देते हैं कि इस प्राइस के हिसाब से आप लोग अपना सेट करोगे, तो हम लोगों को अपना प्राइस उसके हिसाब से ही सेट करना पड़ता है. सो दीज आर योर पॉइंट्स विच कवर योर इश्यूज अंडर प्राइसिंग फॉर सर्विसेज, और यहाँ पर अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. ओके, मिलेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर के अंदर.